यस, बताओ यार आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 11। हो जाएगा। चलो अब मैं कर लेता हूँ, चलो मैं करूँ। वर्किंग नोट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल के लिए, चलो जिनको आंसर नहीं आया वो आंसर करेंगे अभी। काव्या तुमको आंसर आया? नहीं आया? चलो ये बताओ डायरेक्ट मटेरियल का क्या रिलेशन दिया इन्होंने सुपर पेन और नॉर्मल पेन का? हम्म, और इलेबोरेट करो उसको एक सुपर पेन बनाने में। ओके, या फिर नॉर्मल पेन के कंपैरिजन में डबल रॉ मटेरियल लगता है, राइट? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल पेन। कौन सा पेन? नॉर्मल पेन। बी कितना रुपया? एक्स रुपया। अगर एक नॉर्मल पेन बनाने में एक्स रुपये का मटेरियल लगता है, तो एक सुपर पेन बनाने में कितने रुपए का मटेरियल लगेगा? 2x का। चलो ये तो पर यूनिट बात हो गई। हमने क्या एक ही पेन बनाया क्या? सुपर पेन नॉर्मल पेन बहुत सारे पेन बनाए ना, तो सबका खर्चा देख लेते हैं। खर्चा दिया हुआ है 1,20,000 पेन इंटू एक्स रुपए का मटेरियल एक में लगता है, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा मटेरियल का? 1,20,000 एक्स प्लस 40,000 सुपर पेन इंटू एक में 2x का खर्चा इज इक्वल टू 8 लैक्स। सॉल्व करो इसको अभी। 120 एंड 80, 2 लाख एक्स हो जाएगा। 2 लाख एक्स इज इक्वल टू 8 लैक्स एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 4 रुपीज। एक्स मतलब कौन सा पेन? नॉर्मल पेन। नॉर्मल पेन को एक्स लिया था ना हमने, तो नॉर्मल पेन में 4 रुपीज का मटेरियल लगता है, सुपर पेन में उसका डबल 8 रुपीज का मटेरियल लगेगा। समझ में आया क्या ये? क्या डाउट था? हाँ, क्या ज़्यादा बनाया? नॉर्मल पेन ज़्यादा बनाया, यस। यस, तो आगे फिर एक नॉर्मल पेन बनाने में, एक सुपर पेन बनाने में नॉर्मल पेन का डबल मटेरियल लगता है। पक्का? फोर एंड 2.4। तो व्हाट विल बी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर सुपर पेन? 4 रुपीज इंटू 2, 8 रुपीज। ठीक है, अभी ऐसे सेम काम अपने को फिर डायरेक्ट वेजेस के लिए भी करना है। और वेजेस में क्या रेशो बोल रहे हैं लोग? किसमें ज़्यादा लगता है, किसमें कम लगता है, क्या रेशो क्या है? रेशो क्या है वेजेस में? क्या रेशो बता रहे लोग? एक नॉर्मल पेन बनाने में सुपर पेन के कंपैरिजन में 60% मटीरियल लगता है, बराबर ना? हाँ, तो 60% किस में लग रहा है? नॉर्मल पेन में, बराबर। तो अगर हम लोग सुपर पेन में x रुपए का मटेरियल यूज करते हैं सुपर पेन में, तो नॉर्मल पेन में कितना यूज करेंगे? 0.6x।
x इंटू 60%, 0.6x, राइट। वो एक पेन का हो गया कि सुपर पेन के एक पेन में x रुपए का वेजेस जाता है और नॉर्मल पेन के एक पेन में 0.6x रुपए का वेजेस जाता है। तो इंटू नंबर ऑफ पेन्स करके दोनों का खर्चा हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसे सेम कैलकुलेशन यहाँ भी करते हैं। तो लेट डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट पर यूनिट फॉर कौन सा पेन, इधर सुपर पेन लेने का, कौन सा पेन, हाँ, पी एक्स रुपीज, बराबर। देयरफॉर डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट पर यूनिट फॉर नॉर्मल पेन will be 0.6x रुपीस। ये तो एक पेन का हिसाब हो गया। अब ऐसे हमने एक ही पेन बनाया है क्या, बहुत सारे पेन बनाए ना। जो खर्चा दिया हुआ क्या वो एक पेन का दिया हुआ है, ऊपर ऊपर जो खर्चा दिया हुआ है 4,48,000, क्या वो एक पेन का है, वो 1,20,000 और 40,000 पेन का है ना। तो ये पर यूनिट कॉस्ट को उस नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपना इक्वेशन कैसा बनेगा देखो, 40,000 इंटू एक्स प्लस 1,20,000 इंटू 0.6x इज इक्वल टू 448। चलो अब इसको सॉल्व करो। तो ये 40,000 और 72, 1,12,000x है ना। 1,12,000x इज इक्वल टू 448 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 रुपीज। x मतलब किसको अज्यूम किया था हमने, सुपर पेन। तो एक सुपर पेन बनाने में 4 रुपए का वेजेस लग रहा है। तो देयरफॉर डायरेक्ट वेजेस पर सुपर पेन इज इक्वल टू 4 रुपीज एंड डायरेक्ट वेजेस पर नॉर्मल पेन इज इक्वल टू 4 इंटू 0.6 या 60%। समझ में आया क्या। मैथ्स में भी ऐसा देखा जाता है ना, एक्स किसको अज्यूम करना है। एक्स किसको अज्यूम करते हैं, जो 2 गुना या 3 गुना होगा उसको एक्स अज्यूम नहीं करने का। 2 गुना किसका है, जैसे सुपर पेन 2 गुना है किसका, तो नॉर्मल को एक्स लो, फिर 2 गुना वाले को 2x लो। सिमिलरली यहाँ पे बोला है कि सुपर नॉर्मल पेन में 60% टाइम लगता है, या नॉर्मल पेन में 60% वेजेस लगता है एज कंपेयर टू सुपर 60% ऑफ विच पेन, 60% ऑफ व्हाट, सुपर पेन। तो सुपर पेन को x लो और जो 60% है उसको 0.6x लो। तो ये आपको समझ में आना चाहिए किसको x अज्यूम करना है, समझा। जिसका 2 गुना या जिसका परसेंटेज दिया होगा, परसेंटेज जिस पे लगाना है उसको आप x लो, और जो दूसरा नंबर है जो 60 या 70% होगा उसको आप मल्टीप्लाई करके ले लो। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, सुपर पेन में जो मटेरियल लगता है इट इज ट्वाइस ऑफ नॉर्मल पेन, नॉर्मल पेन का डबल। तो नॉर्मल पेन को x लो और सुपर पेन को 2x लो। फिर यहाँ बोला है नॉर्मल पेन में टाइम जो लगता है वो सुपर पेन का 60%। तो सुपर पेन अगर x है तो नॉर्मल पेन 0.6x होगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए क्या अज्यूम करना है। ओके हाँ, व्हाट अबाउट प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्या वहां पे भी ऐसा कुछ है, सेम है। वहां अगर नॉर्मल पेन को x लेंगे तो सुपर पेन भी x ही आएगा, तो वहां ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो वहां अपन क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकाल सकते हैं, और वो दोनों के लिए सेम ही आएगा। बताओ, प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट इज इक्वल टू कितना खर्चा, 192 डिवाइड बाय, हम टोटल कितने पेन बना रहे हैं, 1,20,000 पेन नॉर्मल पेन बना रहे हैं और 40,000 सुपर पेन बना रहे हैं। दोनों को ऐड करके बताओ कितने पेन बना रहे हैं, 1,60,000
तो एक पेन का कितना आएगा 1.2 रुपीज़ पर पेन या पर, समझ में आया क्या? तो सर हम लोगों ने जैसा यहाँ पे किया पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए, सीधा सीधा 1,20,000 और 40 ऐड किया और डिवाइड कर दिया। क्या हम लोग पहले ऊपर ही नहीं कर सकते थे ऐसा मटेरियल लेबर के लिए? क्यों नहीं कर सकते थे? ये दोनों प्रोडक्ट एक जैसे नहीं थे मटेरियल के को लेके, लेबर को लेके, तो दोनों को एक साथ ऐड करना और ऐसा 1,60,000 बोलना वो गलत हो जाएगा। समझ में आया? इसका एक शॉर्टकट भी होता है। जैसे मैंने बोला एज फार एज डायरेक्ट मटेरियल इज कंसर्न, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक सुपर पेन बनाने में जितना मटेरियल लगता है उसमें 2 नॉर्मल पेन बन सकती है। वही है ना, डबल लगता है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक सुपर पेन इज इक्वल टू 2 नॉर्मल पेन्स, बराबर ना? और हमने कितनी सुपर पेन बनाई है, तो कितने नॉर्मल पेन हो गई फिर वो 80,000 नॉर्मल पेन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 40,000 सुपर पेन्स आर इक्विवेलेंट टू आर एज गुड एज 80,000 नॉर्मल पेन। मैंने क्या बोला, नहीं समझ में आया? पक्का? तो अब ये सुपर पेन को भी मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, नॉर्मल पेन में, और नॉर्मल तो ऑलरेडी नॉर्मल है। अब हम इन दोनों को आराम से ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 8 लाख का मेरा खर्चा था ना, और मुझे पर यूनिट कॉस्ट चाहिए ना, तो मैं बोलूँगा 1,20,000 नॉर्मल पेन प्लस 80,000 नॉर्मल पेन। सुपर को भी मैंने क्या बना दिया, करो तो डिवाइड, देखो वही आया ना, बराबर है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? समझ में आया क्या? लेकिन अच्छा यहाँ भी तो हमने वही किया था, घूम फिर के तो वही हुआ ना। ये देखो 1,20,000 इंटू एक्स, और ये 40,000 इंटू, आपने 40,000 इंटू 2 किया कि नहीं, उसको 2 गुना बनाया ना आपने, वही तो हो रहा है। कॉन्सेप्ट वही है, इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट अप्रोच। कि आप सुपर पेन को नॉर्मल पेन के बराबर में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर दोनों को ऐड कर रहे हो, बराबर करके ही ऐड कर सकते हो। एक्स और एक्स ही ऐड हो सकते हैं, एक्स और वाई ऐड, तो जब दोनों एक जैसे बन जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे। यही समझ में आया तुमको? इजी था ये। ऐसे सेम काम वेजेस के लिए भी कर सकते थे। वेजेस में 4,48,000 डिवाइड बाय, सुपर पेन को हम लोग 1 में रखेंगे क्योंकि वो नॉर्मल 60% है। तो सुपर पेन हमने कितना बनाया, 40,000, और नॉर्मल पेन कितने बनाए? अगर 1,20,000 नॉर्मल पेन जो हमने बनाया है उसमें हम सुपर पेन बनाते तो कितनी सुपर पेन बनती? ये ऐसा बोल सकते हो कि ये जो सुपर नॉर्मल पेन है ना, जहां तक लेबर की बात है, ये खाली मटीरियल उसके सुपर पेन के कंपैरिजन में 60% है। सुपर पेन के कंपैरिजन में कितनी है सिर्फ? हाँ, तो इंटू 60% करके 72,000 बना दो। तो ये 72,000 क्या बन गई, सुपर पेन। कि 1,20,000 नॉर्मल पेन जो आपने बनाया है उतना टाइम अगर आप सुपर पेन में देते तो 72,000 सुपर पेन बन जाती। अब दोनों भी सुपर पेन है तो आंसर भी किसका आएगा, सीधा सुपर पेन का आएगा, और 4 रुपए पर। और नॉर्मल पेन कितना लगता है इसका, कर लो 60%। समझ में आया क्या? तो ये जो इक्विवेलेंट अप्रोच बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट अप्रोच, जहां आपको एक्स वाई कुछ अज्यूम करने की जरूरत, हाँ आप सीधा फटाफट कर सकते हैं। कौन सा इजी था? इजी था, एक्स बराबर नहीं था, आदत हो गई है ना उससे ऐसे। पर ये लॉजिक है, एक्स का लॉजिक ये है कि हम लोग उसको एक एक को एक्स अज्यूम किया, एक को 2x अज्यूम किया, तो हम दोनों को क्या करेंगे, इंटू 2 करके इसको भी एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 40,000 इंटू 2x था ना, देखो इधर 40,000 इंटू क्या था ये, लेकिन बाद में ये 80,000 एक्स बन गया ना, तो ये भी एक्स था, ये भी एक्स बन गया, सिमिलर बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आप कर रहे हो ये लंबा रास्ता है, और इसका शॉर्टकट ये जो हमने अभी देखा, आप सीधा सीधा इक्विवेलेंट अप्रोच लगाओ, दोनों को
सेम कर दो। इधर बोला है कि सुपर पेन में डबल लगता है तो सुपर पेन की क्वांटिटी को इंटू 2 कर दो। उसने बोला नॉर्मल पेन में 60% लगता है तो नॉर्मल पेन की क्वांटिटी को इंटू 60% कर दो, खत्म बात। समझ में आया? लेकिन जब आप जिसको आप इंटू 2 कर रहे हो या जिसको 60% कर रहे हो वो कन्वर्ट हो रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? दूसरे वाले में। समझा? जैसे हमने इंटू 2 किसको किया पहले मटेरियल में? नॉर्मल पेन, सुपर पेन को। तो सुपर पेन कन्वर्ट हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गई? नॉर्मल पेन में हो गई। फिर लेबर के लिए हमने इंटू 60% किसको किया? नॉर्मल पेन को। नॉर्मल पेन में 60% टाइम लगता है ना, तो इंटू 60% किया मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गई? फिर सुपर पेन में कन्वर्ट हो गई। क्लियर? 50% ही बोला होता तो इंटू 50% कर लेते, हाफ हो जाता था, तो बराबर एकदम। तो ये लॉजिकली ये भी अगर आपको आए तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, वही चलेगा। ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है, ये जो वर्किंग नोट्स हमने किए ना वही मेन पार्ट है। बाकी कॉस्ट शीट में तो कुछ दम है ही नहीं, सब कुछ तो दिया हुआ ही एकदम। ठीक है, ये तीनों वर्किंग्स मेन थे। तुमने लिखे ये तीनों? लिखे नहीं? बाकी लिखो फटाफट। कहाँ से लिखना बाकी है? स्टार्टिंग से ना, लिख दो। तो ये वर्किंग नोट होने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2019। और फिर आगे लिख देना बाद में ब्रैकेट में फॉर सुपर पेन। चलो क्या हेडिंग डालना है लिखते हैं इधर। और शीट फॉर द ईयर एंडेड 30th September ना, सितंबर है यहाँ पे 30th September 2019 और ब्रैकेट में लिखना फॉर सुपर पेन। पर यूनिट भी आंसर पूछा ना उन्होंने, तो 2 कॉलम बनाओ, टोटल और पर यूनिट। चलो फटाफट स्टार्ट कर दो ये। कॉस्ट शीट में हमेशा पहला खर्चा कौन सा आता है अपना? डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड, राइट? कंज्यूम्ड यहाँ पे स्टॉक तो बोला नहीं है कुछ, तो रॉ मटेरियल का आपको डायरेक्ट मटेरियल्स लिख देना है बस, कंज्यूम लिखने की जरूरत नहीं। कितना एक एक सुपर पेन में कितने रुपए का मटेरियल लगता है? एक सुपर पेन में 8 रुपए का। लिख दो, पर यूनिट में लिखो 8। और बताओ आपने ऐसे कितने सुपर पेन बनाए हैं? 40,000 से मल्टीप्लाई करो और टोटल में लिख दो 3,20,000। समझा? नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस। ये भी मालूम है ना एक सुपर पेन में कितना लगता है? हाँ, तो पर यूनिट में लिख दो 4 और 40,000 से मल्टीप्लाई कर लो। ये आ गया प्राइम कॉस्ट अपना। $4,80,000 बराबर है ना? और
पर यूनिट 12। फिर इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कितना है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, 1.2 1.2 रुपीज़ पर यूनिट, इंटू 40,000 करोगे तो 48,000 आएगा। अब ये मिल गया अपने को फैक्ट्री कॉस्ट, इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, नहीं फैक्ट्री कॉस्ट बोलने का इसको। फैक्ट्री कॉस्ट कितना, ये 528, 13.2। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक कुछ स्पेशल आइटम आते हैं, उनके नाम याद करो ज़रा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो तो है नहीं, क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं है, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन वो है यहाँ पे है, तो सर उधर रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो नहीं लिखा है। हाँ मैंने बोला था ना कि कुछ नहीं बोला तो जनरल रहेगा, तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखा है क्या उसमें, लिखा है क्या, लिखा तो है, कैसे लिखा है, 200% ऑफ वॉट, अगर कोई खर्चा डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड है तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन ही हो गया, क्योंकि आप जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे उतना लेबर का खर्चा बढ़ेगा, और लेबर का खर्चा बढ़ेगा तो उसका 200% ये भी बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड किस पे कर रहा है, प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपका लेबर का खर्चा बढ़ेगा, और लेबर का खर्चा बढ़ेगा तो एडमिन बढ़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं ये डिपेंड किस पे करता है, प्रोडक्शन पे। तो कभी भी एडमिन खर्चा ऐसा लिख देना कि लेबर वगैरह पे डिपेंड कर रहा है, तो वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो गया। 200% कर दो ना, 200 है ना, लेबर का 200% मतलब डबल, लेबर 1,60,000 है ना, 200% कर दो उसका। ये मिल गया आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको सीओजीएस नहीं बोल सकते हम लोग, बताओ क्यों, अरे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है, लिखो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सीओजीएस के बाद किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से, यस, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट, तो आएगा सेल्स। बताओ हम लोग एक पेन कितने में बेचते हैं, सुपर पेन 30 में, और ऐसे हमने कितना बेचा हुआ है, मल्टीप्लाई करो और लिखो 10,80,000, बराबर है क्या, तो प्रॉफिट कितना आएगा, खर्चा तो पहले ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, 763,200 प्लस 36,000, 799,200 एंड प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 2,80,800, पर यूनिट बोलो
22.2 है ना ये, 7.8। आया ये क्वेश्चन? ये भी आ चुका है 10 मार्क के लिए। डन। ऐसे एक और क्वेश्चन और है, वो होमवर्क में दूंगा। उधर लोग मास्क बना रहे हैं, नॉर्मल मास्क है, क्लॉथ मास्क, और कोई N95 मास्क। पेन हटा के मास्क लिख दिया, कैलकुलेशन इज सेम। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम लोग फटाफट। ऐसा क्वेश्चन कर देना कोई। क्वेश्चन 10 में आ जाओ। एग्जाम में आया हुआ था, अभी क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, लेवल तो रहेगा उसका, मार्क के लाया हुआ है। रीड करते हैं। XYZ Limited is engaged in manufacturing of toys. It can produce 4,20,000 toys at its 70% capacity on per annum basis. मतलब कंपनी 70% कैपेसिटी पे ही 4,20,000 टॉयज बना सकती है। 100% पे काम करे तो क्या होगा फिर? हाँ वही कितना होगा, डिपेंड किया, अभी कैलकुलेट कर। 70% पे 4,20,000 तो 6 लाख, 6 लाख। डिपेंड क्या करता है, पहले क्वेश्चन से बाहर आ जा अभी। एक अलग क्वेश्चन है। ओके, तो 70% पे 4,20,000 प्रोड्यूस करते हैं लोग, 100% पे काम करे तो 6 लाख हो सकता है। कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग सेल्स प्राइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो 2021 जस्ट शुरू हुआ है और ये लोग सोच रहे हैं कि इस साल हम लोग अपने प्रोडक्ट का भाव क्या रखें, प्रोडक्ट का भाव क्या रखें, डिटरमाइन। तो प्रोडक्ट का भाव कितना रखते हैं हम लोग, कॉस्ट निकालेंगे, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, आ जाएगा सेलिंग प्राइस। इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट मटेरियल 60 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 30 रुपीज पर यूनिट, और इनडायरेक्ट खर्चे ओवरहेड्स, इसमें कोई फैक्ट्री एडमिन नहीं लिखा हुआ है, सारे सारे ओवरहेड्स है इसमें, इनडायरेक्ट सब। फिक्स्ड 65,50,000 पर एनम, मतलब आप 70 पे काम करो, 90% पे काम करो, या 20% पे काम करो, फिक्स खर्चा उतना ही रहेगा। फिर वेरिएबल है 15 रुपये पर यूनिट। वेरिएबल हमेशा पर यूनिट में इनकर होता है, और वेरिएबल का नेचर ही ऐसा है कि आप जितने यूनिट्स बनाओगे उतने ही यूनिट्स का खर्चा होगा। कम बनाओगे तो कम होगा, ज़्यादा बनाओगे तो हाँ। फिक्स उसका उल्टा है, आप कुछ भी करो, जितनी कैपेसिटी है जितना खर्चा हो। अब जैसे मान लो आपने एक जगह रेंट पे ले ली, तो कैपेसिटी के हिसाब से रेंट फिक्स हो जाता है, बाद में आप उसको यूज़ करो या 10% यूटिलाइज करो, चाहे 90% यूटिलाइज करो, चाहे 100%, चाहे तो आप कभी एडजस्ट करके 110% ही कर दो, नीचे भी बिठा दो लोगों को, तो भी रेंट। समझ में आया क्या आपको? फिक्स और वेरिएबल का नेचर ऐसा अलग अलग है। फिक्स खर्चा एक महीने का या एक साल का फिक्स होता है कि भाई इतना तो हर महीने होगा ही, और वेरिएबल खर्चा हमेशा एक एक यूनिट के पीछे होता है, जितने यूनिट्स बनाएंगे उतना होगा। और इन्होंने एक और कैटेगरी यहाँ पे दे दी है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल मतलब इसमें थोड़ा वेरिएबल भी है और थोड़ा फिक्स भी है, और इसके बारे में क्या बोला है देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक स्टार मार्क लगा देना।
चलो क्या बोल रहे हैं ये लोग, सेमी वेरिएबल खर्चा इज 5 लाख रुपीज पर एनम अप टू, हाँ अगर आप 60% कैपेसिटी तक काम करते हो तो ये खर्चा 5 लाख रुपए होगा बस, उसके अंदर 5 लाख ही रहेगा। 50 पे काम करोगे तो भी 5 लाख होगा, 40 पे काम करोगे तो भी, 60 तक तो इतना ही रहेगा। बट व्हाट इफ आई डिसाइड टू वर्क एट अ कैपेसिटी विच इज मोर देन 60, तो धीरे धीरे एकदम भाई, पहले एक पैर ऊपर किया फिर दूसरा पैर ऊपर किया, जब तक लेक्चर खत्म होने का तब तक तो ये 60% कैपेसिटी तक 5 लाख होगा। 60 के ऊपर जाओगे तो लिखा हुआ है, इसको रीड करो जरा, एंड 50,000 रुपीज फॉर एवरी 5% इंक्रीज, एवरी हर 5% कैपेसिटी के पीछे आपको 75,000 रुपए, सॉरी 50,000 रुपए देने होंगे। कैपेसिटी 5% से बढ़ाना है तो 50,000 रुपए चाहिए। अगर मुझे 70 पे काम करना है तो 10% बढ़ रहा है, फिर तो 5-5 करके 2 बार है ना 1 लाख रुपए पड़ेंगे। अरे समझ में आया क्या? हाँ, तो 50,000 रुपीज फॉर एवरी 5% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ, और पार्ट देयर ऑफ, पार्ट देयर ऑफ का मतलब कॉन्वेंट, आईसीएसई, सीबीएसई, पार्ट देयर ऑफ नहीं 80% तो अभी आया नहीं, वो तो बाद में आएगा। एक दो पार्ट कौन सा, तो पार्ट वर्ड लेके मतलब, चलो सुनो मान लेते हैं कि आज तुम लोग होमवर्क करके नहीं आए, क्या है? अरे नहीं बोला था, ठीक है मान लिया तुमने। आज कौन सा दिन है? 24 तारीख ना। हाँ, तो 24 अक्टूबर का होमवर्क तुम लोग नहीं करके आए और मैंने तुमको पेनल्टी लगा दी कि भाई 100 रुपया पर क्वेश्चन टोटल है, मान लो 100 रुपया टोटल पेनल्टी लगी आपके ऊपर, ठीक है। और फिर मैंने ये भी बोल दिया कि ये पेमेंट जो है वो आज के आज आपको पे करनी है। एक दिन भी डिले हुआ तो हर दिन का, हर दिन का 20% पेनल्टी लगेगा। और इसके ऊपर मतलब अगर मान लो तुमने 24 को पे नहीं किया, तुम 25 को देते हो तो क्या होगा? 120 रुपये देने होंगे। तो 20% पर डे है ना, रोज का। तो तुम मान लो 24 तारीख की तुमने सोचा कि ठीक है घर पे जाके आराम से पे कर देंगे, रात को सोते टाइम 12 बजे के पहले कर देंगे, 12 बजे का डेडलाइन था, और तुम गलती से 12 बजे के टाइम पे तुम्हारी थोड़ी सी आंख लग गई मान लो, और 12:02 हो गए, तुम टेंशन में उठा रहे यार कहीं 12 बजता नहीं बज, सच में 12 बज गए थे, और फिर मैंने बोला अब 120 रुपये भेजो चलो। समझा क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने बोला था एक दिन का मैं 20 रुपये लूंगा, एक दिन का। तुमने एक दिन का डिले भी नहीं किया, तुमने सिर्फ 2 मिनट का डिले किया था, तो भी 20 रुपये ले लिए मैंने तुमसे। तो 1%, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला, जैसे मैं बोलता हूँ 20% पर डे, 20% पर डे और पार्ट देयर ऑफ, मतलब एक दिन का डिले या फिर दिन का एक छोटा, अगर डिले कर दिया तुमने दिन का छोटा हिस्सा, मतलब अगर 1 मिनट भी डिले कर दिया तो भी, जैसे इनकम टैक्स भरना है आपको, 30 तारीख लास्ट डेट थी, आंख लग गई, या 31 दिसंबर मान लो लास्ट डेट था, और उस दिन तुम होश में थे नहीं, तुमको होश आया 2 जनवरी को, 2 दिन डिले हो गया, समझा? और इनकम टैक्स का रूल है 1% पर मंथ पेनल्टी, इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन तुमने पर मंथ मतलब 1 महीने का डिले नहीं किया है, तुमने सिर्फ, तो भी वो लोग पूरा 1% मांगेंगे। तो लिखा हुआ है 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, मंथ और महीना या फिर उसका एक
छोटा पार्ट मतलब एक दिन भी डिले हुआ तो भी, एक मिनट भी डिले हुआ तो भी। तो इधर पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या है बोलो? 5% नहीं, अगर मुझे अपनी कैपेसिटी 60 के ऊपर 1% भी बढ़ानी हो तो भी पूरा 50,000 जाएगा। समझ में आया क्या? फिक्स कॉस्ट का नेचर ही वैसा होता है। फिक्स कॉस्ट कभी भी क्या पर यूनिट नहीं लगता, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट के लगता है। जितने एक एक यूनिट बनाओगे, एक एक यूनिट के पीछे 15-15 रुपए लगता है। तो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है ना हमेशा इसलिए ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है कि वो एक एक यूनिट के लिए एकदम बराबर थोड़ा 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 बढ़ते रहता है। और फिक्स कॉस्ट जब भी बढ़ेगा तो उसका ग्राफ ऐसा इस तरह वेरिएबल की तरह नहीं होता, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ ऐसे होता है, स्टेप फिक्स कॉस्ट। जो सेमी वेरिएबल खर्चा है वो हमेशा स्टेप में बढ़ता है। फिक्स कॉस्ट जब भी बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा? स्टेप में। क्या आपको जैसे 60% हो गया, मान लो ये 60% तो कुछ भी नहीं, फिर 60 से सीधा 65, एक रेंज बन गई। 60 से 65 के बीच में आप कुछ भी करो खर्चा तो उतना रहेगा ही। 60 के ऊपर अगर 61 भी गए तो भी खर्चा बढ़ जाएगा। समझा आपको? हाँ, तो ये 61 से 62 कुछ भी बोलो 60.5 होगा तो भी, तो ये फिक्स कॉस्ट का नेचर होता है और होगा भी वैसा यार। अब जैसे मान लो अपने को क्लासरूम में ये जगह कम पड़ रही है, 5 लोगों की कमी पड़ रही है अपने को, 5 लोग के लिए जगह नहीं मिल रही अपने को मालूम है कि इस फ्लोर पे बाजू का रूम भी खाली है। हमने उनको बोला लैंडलॉर्ड को कि भाई हमारे लिए कुछ स्पेस चाहिए, हमको 5 बच्चों की कमी पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, आपका जो खाली वाला रूम है ना उसमें से आप हमको थोड़ा सा तोड़ के खाली 5 लोगों का जगह दे दो, एक बेंच लगाने का है बस, बाकी आप रखो। मिलेगा वो? नहीं मिलेगा। यही तो बात है फिक्स कॉस्ट में, कि फिक्स कॉस्ट आप बोलोगे कि एक बच्चे की जगह दे दो तो कोई थोड़ी देगा तुमको। वो क्लासरूम की कैपेसिटी 30 लोगों की होगी तो आपको पूरा क्लासरूम लेना पड़ेगा, चाहे आप 5 बिठाओ चाहे 30 बिठाओ। वही तो है बात फिक्स कॉस्ट कि जब वो बढ़ेगा तो 5% पूरा ही बढ़ेगा, आप वो 5 में से 5 यूज करो, 5% का पूरा खर्चा आपको देना पड़ेगा। अब 1% भी चाहिए आपको तो भी आपको पूरा 5% का खर्चा उठाना है। ये होती है फिक्स कॉस्ट। अंडरस्टूड? फिक्स खर्चे का मतलब ही यही होता है। जैसे आप ऑटो से जाओगे तो शुरू के 23 रुपए फिक्स होते हैं, बराबर ना? फिक्स का मतलब क्या? अगर मान लो 2 किलोमीटर का है या 1 पॉइंट कुछ किलोमीटर का होता है, वो मान लेता हूँ मैं, एकदम 1 किलोमीटर मान लेता हूँ, चलो 1 किलोमीटर का शुरू का 23 रुपया फिक्स है, बराबर ना? 1 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ। मैंने ऑटो वाले को बोला भैया इधर बाजू में जाना है, बोलेगा ठीक है आ जाओ बैठ जाओ, मीटर घुमाया उसने, 23 रुपये हो गए। मैं बस 1 मिनट आगे जाके उतर गया, तो 1 किलोमीटर या फिर 100 मीटर फर्क नहीं पड़ता। ऑटो में बैठे मीटर घुमा तो 23 रुपये आपको। हाँ, फिर आप चाहो तो यहीं उतर जाओ, चाहे आप पूरा 1 किलोमीटर तक जाओ, आपकी मर्जी है, 23 रुपये तो आपको देना है। इज दैट क्लियर? दिस इज वॉट फिक्स कॉस्ट इज, दैट इज हाउ इट इज इनकर्ड। तो अगर आप फिक्स कॉस्ट का खर्चा कर रहे हो ना तो आपको उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना आना चाहिए, तो ये कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी। समझ में है ना? अगर 1 किलोमीटर दूर जाना है तो 23 रुपया देना बनता है। अब जाना नहीं होगा तो भी जबरदस्ती नहीं जाएंगे अपन। पर बिजनेस में ऐसा है कि अगर आपने आपने मशीन ले ली मान लो, तो आपकी एक मशीन की कैपेसिटी है कि वो मशीन 10,000 यूनिट बना के देगी आपको। छोटी से छोटी मशीन भी लोगे तो भी कम से कम 10,000 यूनिट का तो उसका कैपेसिटी रहेगा, पर मुझे खाली 2,000 यूनिट ही बनाना है। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता इस मशीन का आधा ही हिस्सा दे दो मुझे, आपको मशीन तो पूरी लेनी होगी। फिर आप 10,000 का यूज़ करो या मशीन खरीदो, आपको उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल और दुनिया भर के जो भी जो फिक्स खर्चे हैं वो तो बेर। हाँ, दैट इज हाउ इट इज इनकर्ड। आई होप ये समझ में आ गया आपको। ओके, वेरी गुड। आगे रीड करते हैं। तो ये 5-5% कब तक बढ़ता रहेगा ऐसा? 80% तक। कहां तक? 80% तक। अच्छा, 80 के भी ऊपर काम करना है तो उसके बाद 75,000 रुपीज फॉर एवरी 10%। फिर खर्चा 5-5 के कैपेसिटी से नहीं बढ़ेगा, फिर 10-10% की रेंज में बढ़ेगा। और पार्ट देयर ऑफ मतलब अगर मान लो मुझे 82% पे काम करना है तो 82, तो ये भी 80 के ऊपर हो गया ना। 80 के बाद सीधा 80 के बाद 90 आता है। 80 के बाद सीधा 80 के ऊपर जाओगे तो सीधा 90 तक जाना होगा, फिर आप उसको यूज करो या मतलब ये है।
तो ये पार्ट देयरऑफ का मतलब समझ में आया आपको? हाँ, ये इंटरेस्ट वगैरह में भी होता है कि आपकी 1 महीने की नहीं, अगर 1 दिन की भी डिले हो गई तो भी इंटरेस्ट। जीएसटी में ऐसा नहीं होता, जीएसटी में 1% पर मंथ होता है या 1.5% पर मंथ है, उधर पार्ट देयर ऑफ नहीं है, उधर डेली बेसिस का हिसाब चलता है। 1.5% पर मंथ मतलब 30 दिन का इतना। तो अगर मैंने सिर्फ 2 दिन डिले किया तो लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके खाली 2 दिन का ही मुझे पेनल्टी लगाएंगे। पर इनकम टैक्स ऐसा नहीं करता, आपने 1 दिन भी डिले कर दिया तो पूरे महीने का पेनल्टी लगा देते वो लोग आपको, ऐसा है। जीएसटी में 1 दिन का डिले चलेगा, पर इनकम टैक्स में 1 दिन का भी डिले किया तो पूरा महीना। फिर 1 तारीख को टैक्स भरने से अच्छा फिर आप 30 तारीख को भरो। क्यों? इंटरेस्ट तो उतना ही देना है, आराम से देंगे फिर क्या आपको। चलो, ये है कंपनी का सेमी वेरिएबल खर्चा, दिस वाज इंपॉर्टेंट। हाँ, पूरा क्वेश्चन इसी के आसपास है। अब आगे देखते हैं इनका प्लान क्या है, ये लोग इस साल कैसे काम करने वाले। कंपनी डिजायर्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25,000 फॉर द, हाँ तो इनको पूरे साल में 25 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए। 25 लाख सॉरी। कंपनी हैज प्लान हाँ ये अभी कुछ हुआ नहीं, अभी ये साल की शुरुआत चल रही है। कंपनी हैज प्लान दैट द फैक्ट्री विल ऑपरेट एट 50% ऑफ कैपेसिटी फॉर फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर। तो पहले 6 महीना हम कैसे काम करेंगे? आधी कैपेसिटी पे, एकदम आराम आराम से। फिर उसके बाद 75% कैपेसिटी फॉर फर्दर 3 months, मतलब 7वां 8वां और 9वां महीना। उसके बाद जो बचे हुए 3 महीने हैं, एंड फॉर द बैलेंस 3 months द फैक्ट्री विल ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी। समझा? हाँ, तुम्हारी तरह। अभी हम लोग 3-4 महीना आधी कैपेसिटी पे काम करेंगे, फिर जब ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म होने को आएगा, थोड़ा प्रेशर आएगा तो 75% कैपेसिटी पे। फिर स्टडी लीव में चले जाएंगे, एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो 100%, और एग्जाम वाले हफ्ते में 200% पे, दिन रात एक करके। इससे अच्छा शुरू से ही 80% कर लेते हैं, उधर जाके 200%, इधर 20%, और वो भी 200% में गारंटी नहीं होगा कि आप पास होगे। शुरू से 80 करोगे तो गारंटी होगा शायद, यही तो है। ठीक है, मेरा काम बोलने का है, बाकी तो तुम्हारा है। पेनाल्टी इसीलिए लगाते हैं ना हम लोग, ताकि आप शुरू से ही होमवर्क करो। अब एक पहले दिन पैसा ले लिया तो आगे रास्ते पे नहीं करेंगे ना ऐसा। चलो, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच ऑफ द टॉय शुड बी सोल्ड टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली कैसे मिलेगी? सारे खर्चे ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। और फिर रिक्वायर्ड पार्ट 2 में उन्होंने कमेंट पूछा है आपसे बस। गिवन द अबव सिनेरियो, एडवाइज वेदर कंपनी शुड एक्सेप्ट एन ऑफर टू सेल ईच टॉय एट 130 रुपीज और 129 रुपीज। तो बताओ, आप ये ऑफर एक्सेप्ट करोगे? 130 में या 129 में बेचना है तो एक्सेप्ट करोगे? सर अभी कैसे कर सकते? पहले हम अपना सेलिंग प्राइस निकाल के देखेंगे, बराबर ना। अगर हमारा सेलिंग प्राइस इससे ज़्यादा आता है, मान लो हमको ऐसा लगता है कि हमको एक टॉय 150 में बेचना चाहिए, तो ये नहीं बेचेंगे हम लोग। पर हमारा सेलिंग प्राइस ही मान लो 128 रुपये आता है, तो फिर तो ज़्यादा ही मिल रहा है ना। मैं जितना मुझे चाहिए उससे तो मैं आराम से बोलूँगा ठीक है लेके जाओ। समझ में आया? तो ये सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, फिर कमेंट कर पाओगे। चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ क्योंकि टाइम भी कम है अपने पास, 10 मिनट है। ये बताओ कि हम लोग पहले 6 महीने में, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और फिर लास्ट के 3 मंथ्स में कितने यूनिट्स बनाएंगे? गलत, गलत। 50% बराबर है, लेकिन तेरा आंसर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन 10 है ना। 1,50,000 बराबर, 1,50,000। तूने 6 महीना तो 50% तो कर दिया, लेकिन तूने 6 महीना नहीं किया। मैं 6 लाख पूरे साल में बनेगा ना।
अगर हम लोग साल में 6 लाख यूनिट्स बना सकते हैं तो 6 महीने में कितना फिर 3 लाख। वो फुल कैपेसिटी पे होगा, और हम कैपेसिटी पे भी कितना काम करने वाले, आधी, तो उसका भी आधा करो अभी फिर। एक तो 6 महीना करना है तो साल का 6 महीना मतलब आधा, और फिर कैपेसिटी भी आधी करनी है। और जो है क्या गलत कर रहा है तू। नेक्स्ट 3 मंथ्स 112,500, और लास्ट के रिमेनिंग 1,50,000। चलो वर्किंग नोट फटाफट बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 1 अपने को जानना है बजटेड प्रोडक्शन, एंड सेल्स क्वांटिटी। तो पहले तो अपना एनुअल प्रोडक्शन कितना होगा एट 100% कैपेसिटी। एनुअल प्रोडक्शन एट 100% कैपेसिटी, इट इज 6 लाख यूनिट्स। मालूम है ना कैसे आया ये, 4,20,000, यस 70% पे, तो 100% पे कितना। अब हम लोग पूरे साल क्या 100% पे काम करने वाले हैं क्या, नहीं ना, तो उसके हिसाब से अभी अपने को कैलकुलेशन करनी है। तो बात करते हैं पहले 6 महीने की, फटाफट बोलो। फर्स्ट 6 मंथ्स, 6 लाख तो साल का है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ 6 महीने की, और वो 6 महीने में भी हम लोग काम करेंगे सिर्फ 50% कैपेसिटी पे। आपका आंसर बराबर 1.5 लाख यूनिट आएगा। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स, 6 लाख आप बना सकते हो साल में, तो 3 महीने में कितना, और वो भी कितना परसेंट, ओनली 75% कैपेसिटी। वन वन टू 500 यूनिट्स। फिर लास्ट के रिमेनिंग 3 मंथ्स, 6 लाख तो साल में बनता है, तो 3 महीने में कितना, तो उतना भी बन पाएगा क्या, हाँ यस बनेगा, क्योंकि हम लोग 100% कैपेसिटी पे काम करेंगे, तो 3 महीने में जितना बनता है पूरा बनाएंगे, है ना। 1.5 लाख आप देख सकते हो, शुरू के 6 महीने में जितना बनाया था लास्ट क्लास में, वो 3 महीने में बना दिया। यही तो होता है, शुरू में 6 महीने में जितना नहीं पढ़ते हम लोग। पढ़ना पड़ता है, फिर प्रेशर आता है, फिर स्ट्रेस आता है, तो उसमें तो बीमार भी पड़ते हैं। कितना, 4,12,500। अरे समझ में आया ये। हाँ अभी वर्किंग नोट नंबर 2 जो हमारा मेन खर्चा है यहाँ पे, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। डाल दो हेडिंग सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स में पहले 6 महीने की बात करते हैं। पहले 6 महीना हम कितनी कैपेसिटी पे काम करने वाले हैं, 50% पे खर्चा बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा ना यार। साल का 5 लाख है, साल का, हाँ, लेकिन हम लोग 50% पे क्या साल भर काम नहीं करने वाले सिर्फ, तो 6 महीने का कितना होगा फिर ये बताओ, 2,50,000। बोलो यस और नो। हाँ फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स, नाउ वी आर गोइंग टू वर्क एट 75% कैपेसिटी विच इज मोर देन 60। तो 60 से 75 जाओगे तो खर्चा बढ़ेगा कि नहीं, बोलो 50-50 हज़ार करके कितनी बार बढ़ेगा, 3 बार। समझ में आया कैसे, 60 से 65, 65 से 70, 70 से, तो 3 बार 50-50 हज़ार देना होगा। कितना खर्चा हो गया ये, 6,50,000। अगर मैं 6,50,000 का खर्चा करूं तो मैं 75% कैपेसिटी पे काम पूरे साल कर सकता हूं, पर हमको करना है सिर्फ, तो इंटू 3/12 करो, यस।
क्या हमको पूरे साल 75 पे काम करना है क्या? तो पूरे साल का खर्चा निकाला तो उसको 3 महीने में कन्वर्ट भी करो। अब ये काम करो लास्ट के रिमेनिंग 3 मंथ्स के लिए। इधर तो आप पूरा 100% पे जा रहे हो। 100% मतलब पहले 60 से 80 जाना होगा। 60 से 80 जाओगे तो 5 लाख प्लस 2 लाख, 2 लाख मतलब 50,000 इंटू 4, बराबर ना? तो आप 60 से कहाँ पहुंच जाओगे? 80 पे पहुंच जाओगे प्लस। अब 80 के ऊपर खर्चा कैसे बढ़ता है? 75 की रेंज में बढ़ता है। और 80 से 90, 90 से फिर 100, 2 बार करना पड़ेगा। तो 75,000 इंटू 2। और अब ये जो भी आया इंटू 3/12, इतना खर्चा करो तो आप पूरे साल काम कर सकते हो 100% पे। और हमको खाली 3 महीना ही करना है। 2,12,500 ऐड कर लो। 4, 5, 6 कितना है? क्या है? 6,25,000। समझ गए? चलो अभी कॉस्ट शीट बनाते हैं। कौन सा ईयर है बोलो? कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2020-21। कॉस्ट शीट में कोई दम नहीं है। वेरिएबल का क्या बोल रहा है? वेरिएबल तो पर यूनिट से फिक्स होता है ना। 1 यूनिट के लिए 15 रुपये, जितने यूनिट बनाओगे इंटू इंटू 15। चलो डायरेक्ट मटेरियल बोलो। 1 यूनिट में कितने रुपए का मटेरियल? फटाफट यार। 60। 1 यूनिट में कितने रुपए का वेजेस? कितना? 30। ऐड करके आएगा प्राइम कॉस्ट। फिर इसमें इनडायरेक्ट ओवरहेड्स लिखा हुआ है सीधा सीधा। इनडायरेक्ट ओवरहेड्स के अंदर 3 खर्चे आएंगे। बताओ कौन से? पहले तो फिक्स्ड। अच्छा फिक्स कितना है? 65,50,000। पर हमने पूरा साल काम नहीं किया ऐसे 100% पे, फिर भी फिक्स है वो 65,50,000। वेरिएबल बोल दो कितना है? 1 यूनिट का 15, पर यूनिट में लिखो। जितने यूनिट बनाओगे इंटू 15 कर लेना। और फिर सेमी वेरिएबल का तो सर हमने वर्किंग नोट की ना। सेमी वेरिएबल का आंसर कितना आया था? 6,25,000। अब इसको ऐड कर लोगे तो यूल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आने के बाद प्लस प्रॉफिट, ये आ जाएगा सेल्स। बताओ इनको कितना प्रॉफिट चाहिए? 25 लाख। तो प्रॉफिट में दिखा देने का 25 लाख सेल आ जाएगा। समझ गए? टोटल निकाला आपने? प्राइम कॉस्ट का टोटल कितना आ रहा है? करोड़ों में आएगा ना। 2 करोड़ समथिंग पहला वाला। मटीरियल राइट। हाँ फिर लेबर भी मल्टीप्लाई कर लो, उसका आधा हो जाएगा वो। कॉस्ट शीट रेडी करके सेलिंग प्राइस निकालो। ये 128 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.45 है शायद। करना है आपको ये? फिर कमेंट में लिख देना सिंस ऑफर्ड सेलिंग प्राइस इज मोर देन 128.45 ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड।